अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अपनी इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हमने देखा कि अल्लाह हमेशा से था, उसके सिवा कुछ नहीं था। फिर अल्लाह के हुक्म से पानी पर अर्श बना और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया और कलम बना, जिसे अल्लाह ने कहा लिख, और कलम ने आसमानों और ज़मीनों के बनने से 50,000 साल पहले सब कुछ लिख दिया। हर चीज़ मुकर्रर हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों अभी तक कायनात नहीं बनी थी। न ज़मीन थी, न आसमान, न सितारे, न गैलेक्सीज, न टाइम और न ही कोई स्पेस। सब कुछ लिखा हुआ था, तकदीर मुकर्रर थी, लेकिन अभी तक वो सब जाहिर नहीं हुआ था। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने चाहा कि जो लिखा है वो अब जाहिर हो। और जब अल्लाह चाहता है तो उसे किसी टाइम की ज़रूरत नहीं, ना स्पेस, ना मदद, ना किसी सबब की। सिर्फ एक लफ्ज़, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरदा शैअन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। उसका काम तो बस इतना है कि जब वो चाहे किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे कहता है कुन, और वो हो जाती है। कुन और कायनात वजूद में आ गई। आज हम वही लम्हा देखेंगे, वही लम्हा जब वजूद शुरू हुआ, जब टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी ये सब शुरू हुए। वो लम्हा जिसके बारे में साइंस कहती है बिग बैंग, और कुरान कहता है रतकन फफतकनाहुमा। आज हम देखेंगे कि साइंस क्या कहती है और कुरान ने 1400 साल पहले क्या फरमाया, और आप देखेंगे कि दोनों कैसे एक ही बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस लम्हे से जब कुछ नहीं था और फिर सब कुछ हो गया। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक कायनात बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, मैटर, एनर्जी और स्पेस। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए 1905 में और कुछ अजीब साबित किया। E=mc²। मैटर और एनर्जी एक हैं। E=एनर्जी, m= मैस और c² यानी स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये इक्वेशन दुनिया की सबसे मशहूर इक्वेशन है, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ आती है कि ये कहती क्या है। आइंस्टाइन ने साबित किया कि मैटर और एनर्जी ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ के 2 रूप हैं। आप मैस को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मैस में। एक मिसाल से समझें, पानी और बर्फ़। पानी लिक्विड है, बर्फ़ सॉलिड है। हालत अलग है, शक्ल अलग है, टेम्परेचर भी अलग है, लेकिन असल में दोनों एक ही चीज़ हैं, H2O। आप पानी को ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ को गर्म करें वापस पानी बन जाता है। चीज़ वही है, सिर्फ सूरत बदली है। बिल्कुल वैसे ही मैटर और एनर्जी, नाम अलग, शक्ल अलग, लेकिन असल में एक ही चीज़ के 2 रूप हैं। दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं, और ये तब्दीली, ये एनर्जी और मैस का कन्वर्जन, इसे हमने एटम बॉम्ब में भी देखा। एटम बॉम्ब में थोड़ी सी मैस, कुछ मिलीग्राम्स, इतनी एनर्जी बन जाती है कि पूरा शहर तबाह हो जाए। ये है E=mc² की ताकत। तो आइंस्टाइन की वजह से 3 चीज़ें 2 हो गईं। अब कायनात बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एनर्जी जो मैटर भी बन सकती है, और स्पेस जिसमें ये सब कुछ मौजूद हो। लेकिन सवाल वही है, ये एनर्जी और स्पेस आए कहाँ से? ये शुरू कहाँ से हुआ? किसने बनाया? पहली वीडियो में हमने देखा था कि रात का अंधेरा भी एक सबूत है कि कायनात हमेशा से नहीं है, किसी वक्त ये सब शुरू हुआ। लेकिन कैसे शुरू हुआ? ये सवाल फिलोसफर्स को सेंचुरीज तक परेशान करता रहा। अरिस्टोटल से लेकर इमैनुअल कैंट तक कोई जवाब नहीं मिला। हर तरफ उलझन थी, हर तरफ सवाल थे। फिर 20वीं सेंचुरी आई और कुछ हैरत अंगेज डिस्कवरीज हुई। 1929 अमेरिका, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी। यहाँ एक आदमी काम करता था, उसका नाम था एडविन हबल। हबल के पास उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी, जिसका मिरर 100 इंच चौड़ा था। इतना बड़ा मिरर काफ़ी ज़्यादा रोशनी इकट्ठी कर सकता था। इससे पहले इतनी दूर की चीज़ें देखना मुमकिन ही नहीं था। हबल ने इस टेलीस्कोप से कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उसने गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया, दूर दूर की गैलेक्सीज, और उसने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की, कुछ ऐसा जो दुनिया की सोच बदलने वाला था। जब हबल ने गैलेक्सीज की रोशनी एनालाइज की, उसने देखा कि ज़्यादातर गैलेक्सीज की रोशनी रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये रेड शिफ्ट है क्या। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो बिग बैंग समझ आ जाएगा। डॉपलर इफेक्ट। एक सिंपल मिसाल सोचें, जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही हो, उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाती है, और जब एम्बुलेंस आपसे गुजर जाए, आवाज़ धीमी होने लगती है। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा। ये कोई जादू नहीं, ये फिज़िक्स है। इसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट रोशनी पर। अब वो चीज़ रोशनी के साथ भी होती है। आवाज़ वेव्स में ट्रैवल करती है, रोशनी यानी लाइट भी वेव्स में ट्रैवल करती है। जब कोई सितारा या गैलेक्सी आपकी तरफ आ रही हो,
लाइट वेव्स कंप्रेस होती हैं, सिमटती हैं और लाइट ब्लू नज़र आती है। इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और जब कोई गैलेक्सी आपसे दूर जा रही हो, लाइट वेव्स स्ट्रेच होती हैं, यानी फैलती हैं और रोशनी लाल नज़र आती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट यानी करीब आना और रेड शिफ्ट दूर जाना। अब देखते हैं कि हबल ने क्या देखा। हबल ने जब गैलेक्सीज की रोशनी एनालाइज की तो उसने देखा ज़्यादातर गैलेक्सीज की रोशनी रेड है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हबल ने कुछ और देखा। जो गैलेक्सीज ज़्यादा दूर हैं वो और तेज़ी से दूर जा रही हैं। जो गैलेक्सीज थोड़ी दूर हैं वो थोड़ी स्पीड से दूर जा रही हैं। यानी गैलेक्सी जितनी दूर वो उतनी ही तेज़ी से दूर भाग रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कायनात फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है, हर तरफ, हर वक्त, अभी भी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कायनात फैल रही है। जब आप सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कायनात स्टिल एक्सपैंड हो रही है। ये रुकती नहीं, थमती नहीं, 14 अरब साल से फैल रही है। और फिर स्टीफन हॉकिंग ने एक और बात लिखी जो सबसे अहम है। स्टीफन ने कहा, कायनात की फैलाव यानी एक्सपैंड की डिस्कवरी 20वीं सदी की सबसे इंटेलेक्चुअल इनकलाबों में से एक है। इसने कायनात की इब्तिदा यानी ओरिजिन की पूरी बहस बदल दी। इसके साथ साथ स्टीफन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी जो शायद आप में से कई लोगों को समझ आ गई होगी। स्टीफन ने लिखा कि अगर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं तो इसका मतलब है तो पहले यानी पास्ट में कोई ऐसा टाइम आया होगा कि वो सब एक साथ थी। जितना आप टाइम में पीछे जाते जाओ उतना ही वो करीब होती जाएंगी। बिल्कुल सीधी बात है, अगर गैलेक्सीज अभी दूर जा रही हैं तो पीछे जाएं तो वो करीब होंगी, और पीछे जाएं और करीब, ऐसे और पीछे जाते जाएं यहाँ तक कि सब कुछ एक जगह होगा, एक नुक्ते में। तो साइंस क्या कह रही है? 13.5 से 14 अरब साल पहले पूरी कायनात सब कुछ एक नुक्ते, एक पॉइंट में था। साइंटिस्ट्स इस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ सब कुछ एक पॉइंट में है। पूरी कायनात, तमाम गैलेक्सीज जो कभी बनेंगी, तमाम सितारे जो कभी जलेंगे, तमाम सैयारे, ज़मीन, ज़िंदगी, इंसान, सब कुछ, आप, मैं, हर वो शख्स जो कभी था, है या होगा, सब कुछ एक पॉइंट में। और यहाँ एक अजीब बात होती है, फिज़िक्स काम करना बंद कर देती है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस टूट जाती हैं। मैथमेटिक्स जवाब देने से इनकार कर देती है। साइंस कहती है हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, हमारे टूल्स यहाँ काम नहीं करते। इस पॉइंट पे हमारी समझ ख़त्म हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक में लिखते हैं कि सिंगुलैरिटी पर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्रेक हो जाती है। हॉकिंग का मज़ीद कहना था कि यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुई। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इनकम्प्लीट थ्योरी है। गौर करें दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट कह रहा है कि हमारी थ्योरी इनकम्प्लीट है, हम नहीं जानते कि कायनात कैसे शुरू हुई। अब सवाल आता है कि हम इस पॉइंट तक तो आ गए जब पूरी कायनात एक पॉइंट पर एक साथ थी, इतनी करीब आ गई थी कि सब कुछ एक पॉइंट पर बन गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था। इस पॉइंट तक तो हम आ गए कि पहले सितारे, ज़मीन, आसमान, सब कुछ एक साथ एक पॉइंट पर थे जिसे हमने सिंगुलैरिटी का नाम दिया। लेकिन सिंगुलैरिटी से पहले क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था? अब साइंस का जवाब सुने। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हम बिग बैंग से पहले नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से पहले टाइम ही नहीं था। टाइम शुरू ही बिग बैंग से हुआ। हम साइंस की इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। दोस्तों, स्टीफन कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था, टाइम खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। तो पहले का सवाल ही गलत है। साइंस की हद और इस्लाम का जवाब। तो दोस्तों, यहाँ साइंस रुक जाती है। साइंस कहती है सिंगुलैरिटी के अंदर हमें नहीं पता, बिग बैंग से पहले हमें नहीं पता, ये हमारी स्कोप से बाहर है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बताया। जब साइंस रुकी, वही है जिसने जवाब दिया। जब इक्वेशंस टूटी, कुरान ने रास्ता दिखाया। कअन्नल्लाहु लम यकुन शैअन गैरुहु, अल्लाह था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। और यहाँ एक अजीब बात सुने, स्टीफन हॉकिंग खुद अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, वो एथियस्ट था। लेकिन उसकी अपनी डिस्कवरीज उसे उस पॉइंट तक ले गईं जहाँ क्रिएटर का सवाल सामने आ गया। हॉकिंग ने इस सवाल से मुंह फेरा, लेकिन दोस्तों, मुंह फेरने से कुछ नहीं होता। ये हकीकत है। वो ताकत, वो क्रिएटर, वो पहली वजह, वो अल्लाह है। कुरान की बात 1400 साल पहले। अब दोस्तों, यहाँ रुकें और सोचें। 1929 में हबल ने डिस्कवर किया कि कायनात फैल रही है।
20वीं सदी में साइंटिस्ट्स ने समझा कि पहले सब कुछ एक जगह था और फिर वो अलग हुआ। कुरान ने ये बात कब फरमाई थी? सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया गया, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्दा कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या उन लोगों ने नहीं देखा जो इनकार करते हैं कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया। दोस्तों, इस आयत में दो कलिमात हैं जो बहुत अहम हैं, रतक़ और फ़तक़। रतक़ का मायनी है सब कुछ मिला हुआ था, एक जगह, एक पॉइंट, और फ़तक़ उसका मतलब है सब कुछ अलग हो गया, फैल गया, यानी एक्सपेंड हुआ। दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये आयत उस शख्स पर नाजिल हुई जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं गए, जिनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं थी, कोई लेबॉर्ट्री या ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। वो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उम्मी नबी। तो ये इल्म उनके पास कहाँ से आया? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो अल्लाह की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, ये इंसानी इल्म नहीं था, ये डिवाइन रिवेलेशन थी। और यहाँ एक गहरी बात समझ लें, अल्लाह टाइम के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम भी एक मखलूक है। अल्लाह ने टाइम बनाया, जिसने चीज़ बनाई वो उस चीज़ में कैद कैसे हो सकता है? सूरह हदीद की 3री आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर। अल अव्वल यानी सबसे पहला, वक्त से पहला, टाइम से पहला, सिंगुलैरिटी, बिग बैंग, हर चीज़ से पहला। दोस्तों, खालिक टाइम से बाहर हैं और फिर कुन और सब कुछ शुरू हुआ। तो वो पॉइंट, वो सिंगुलैरिटी, वो शुरुआत आखिर कैसे हुई? कुन और वो नुक्ता फटा, कुन और वो स्पेस, वो टाइम, वो कायनात वजूद में आ गई। दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि साइंस क्या कहती है, हबल ने क्या देखा, सिंगुलैरिटी क्या थी, रतक और फतक का क्या मतलब है। अब वक्त है उस सफ़र का, वो सफ़र जो उस पॉइंट से शुरू हुआ और आप तक आया। 14 अरब साल का सफ़र एक लम्हे में। चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग अभी अभी हुआ। यह कुछ अजीब हो रहा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बिग बैंग के बिल्कुल करीब हैं। बिग बैंग को हुए 10 की पावर -43 सेकेंड्स हो चुके हैं, जिसे प्लैंक टाइम भी कहा जाता है। ये वो लम्हा है जहाँ साइंस कुछ कह सकती है। इससे पहले क्या हुआ, साइंस को कुछ नहीं पता। इस पॉइंट से फिजिक्स के रूल्स लागू होना शुरू होते हैं। दोस्तों, देखते हैं 10 की पावर -43 सेकेंड्स, ये है कितना छोटा टाइम। अगर आप 1 सेकेंड लें और उसे 1 की पावर 43 जीरो से डिवाइड करें, तब ये वक्त मिलता है। ये कितना कम टाइम है, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। बिग बैंग को हुए 10 की पावर -33 सेकेंड्स हो चुके हैं। इसे इन्फ्लेशन का भी नाम दिया गया है। यहाँ अब कुछ अजीब होता है। यूनिवर्स अचानक से बहुत तेज़ी से फैलती है। पलक झपकने से भी पहले कायनात एक ज़र्रे से बढ़कर एक फुटबॉल जितनी बड़ी हो जाती है, फिर और बड़ी होती है, ऐसे और बढ़ती जाती है। इसे साइंटिस्ट्स इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब कायनात का पहली बार बहुत तेज़ी से फैलना। अब बिग बैंग को हुए 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ। पहले एटम्स बनने लगे, हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़ी सी लिथियम, बस 3 चीज़ें बनी। अभी तक कोई सितारा नहीं, कोई गैलेक्सी, कोई प्लैनेट नहीं बना, सिर्फ गैस, गर्म गैस हर तरफ फैली हुई है। अब हम सीधा 3,80,000 साल बाद देखते हैं कि इस यूनिवर्स का क्या बना। कायनात इतनी डेंस थी कि रोशनी इसमें से गुजर नहीं सकती थी, जैसे हर तरफ धुआं ही धुआं हो। आप देखना चाहे लेकिन कुछ नजर ना आए। लेकिन 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतनी ठंडी हुई कि रोशनी आज़ाद हो गई। पहली बार लाइट सफ़र कर सकती थी, और वो लाइट जो उस वक्त निकली थी वो आज भी मौजूद है। वो लाइट जो 3,80,000 साल बाद निकली थी, साइंटिस्ट्स ने उसे 1965 में डिस्कवर किया। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो इको है उस पहले धमाके की। तो अब हम 3,80,000 साल आगे आ गए। यूनिवर्स अब ट्रांसपेरेंट है, रोशनी सफ़र कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी अंधेरा है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, अभी तक कोई सितारा नहीं जला। अब हम उस दौर में हैं जिसे साइंटिस्ट्स कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं, यानी अंधेरों का ज़माना। बिग बैंग के बाद पहले 10 से 20 करोड़ साल तक कायनात में कोई स्टार नहीं था, सिर्फ गैस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी कंप्लीट अंधेरा। सोचें, कायनात बन चुकी है, स्पेस मौजूद है, टाइम चल रहा है, लेकिन हर तरफ अंधेरा है। कोई सितारा नहीं जल रहा, कोई रोशनी नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ गैस है।
اور یہ کوई साफ गैस नहीं थी, ये धुआं थी, गर्म, डेंस और हर तरफ फैली हुई। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जब लकड़ी जलती है तो धुआं उठता है, गर्म, फैला हुआ, जो हर तरफ छा जाता है। पूरी यूनिवर्स उस वक्त वैसी ही थी, एक अजीम धुआं, एक कॉस्मिक स्मोक। जैसे सूरह फसीलत की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मस्तवा इल्लस्समाइ वहिया दुखानुन, दुखन, धुआं, स्मोक। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए तो आसमान उस वक्त धुआं था। ये वही चीज़ है जो साइंस ने 20वीं सदी में डिस्कवर की। अब यहाँ एक साइंटिफिक कनेक्शन समझ लें। धुआं क्या होता है? धुआं गर्म पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में रुके हुए हों, ना गिरते हैं ना उड़ते हैं, जो फैले हुए हों। ये प्लाज्मा स्टेट के बहुत करीब है। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा मैटर का चौथा स्टेट। पहले 3 हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, बहुत गर्म आयोनाइज्ड गैस। सूरज प्लाज्मा है, बिजली प्लाज्मा है। शुरू की यूनिवर्स प्लाज्मा थी। तो जब कुरान कहता है दुखन और साइंस कहती है हॉट प्लाज्मा या नेब्यूलर गैस, ये वही चीज़ है, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं, हकीकत एक ही है। और आज भी हम ये दुखन देख सकते हैं। नासा की पिक्चर्स देखें, पिलर्स ऑफ क्रिएशन, ईगल नेब्यूला, ओरियन नेब्यूला, ये सब गैस और डस्ट के बादल हैं। ये सब लिटरली धुएं जैसे दिखते हैं। इन नेब्यूला के अंदर आज भी नए स्टार्स बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबों साल पहले पूरी कायनात में हो रहा था। तो हम अभी वही हैं, दुखन का दौर, अंधेरों का ज़माना। यूनिवर्स बन चुकी है, गैस हर तरफ है, धुआं हर जगह है, लेकिन अभी तक कोई स्टार नहीं जला, कोई रोशनी नहीं आई। करोड़ों साल सिर्फ अंधेरा, लेकिन ये अंधेरा हमेशा नहीं रहना था, कुछ अजीम होने वाला था। अब हम करोड़ों साल आगे आते हैं। कायनात अभी भी अंधेरी है, लेकिन कुछ हो रहा है। ग्रेविटी धीरे धीरे काम कर रही है। याद रखें, गैस परफेक्टली यूनिफॉर्म नहीं थी, कहीं थोड़ी ज़्यादा थी, कहीं थोड़ी कम। जहाँ ज़्यादा गैस थी वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा थी, और ज़्यादा ग्रेविटी ने और गैस खींची। धीरे धीरे गैस के गड्ढे बनने लगे, यानी कुछ कुछ जगह गैस ज़्यादा जमा होती गई और ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बनने लगे। और अब वो इतने बड़े हो गए कि बीच में प्रेशर बढ़ने लगा और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। दोस्तों सोचें, जब आप हवा को दबाते हैं वो गर्म होती है। अब सोचें कि अजीम अमाउंट में गैस अपने ही वजन के नीचे गिर रही है, सिमट रही है। बीच में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 10 लाख डिग्रीज, फिर 50 लाख डिग्रीज, 1 लाख डिग्रीज, और जब टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्रीज तक पहुंचता है, कुछ मैजिकल होता है। जब हाइड्रोजन एटम्स इतने गर्म हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से टकराकर जुड़ जाते हैं और हीलियम बना देते हैं, इस प्रोसेस में ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये है सितारे की रोशनी का राज। और अब पहला सितारा जला। करोड़ों साल के अंधेरों के बाद पहली रोशनी आई, वो रोशनी जो इससे पहले कभी नहीं थी, वो लाइट जो दुखन को चीरने लगी। और फिर एक और सितारा जला। ऐसे एक एक करके और सितारे जलते गए। कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत नंबर 35 में फरमाया गया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है, अल्लाह नूर है। और उसने कायनात में नूर पैदा किया। अंधेरों के बाद रोशनी आई, दुखन के बाद सितारे जले। और ये पहले सितारे यानी स्टार्स हमारे सूरज जैसे नहीं थे। साइंटिस्ट्स इसे पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं। ये हमारे सूरज से 100, 200, 300 गुना बड़े थे, बहुत गर्म और नीली सफ़ेद रोशनी। लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी थी, सिर्फ कुछ लाखों साल, फिर ये धमाकों से फट जाते थे। सुपरनोवा, सितारे की मौत का धमाका। और इस धमाके में कुछ अजीब होता है। दोस्तों स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से नए एलिमेंट्स बन रहे थे। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से और भारी एलिमेंट्स। और जब ये स्टार्स फटे, ये सब एलिमेंट्स स्पेस में फैल जाते थे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हर वो एलिमेंट जो आप जानते हैं स्टार्स के अंदर बना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सुने, आपके हर सेल में कार्बन है, हर सांस में ऑक्सीजन है, खून में आयरन, हड्डियों में कैल्शियम। ये सब कहाँ से आया? दोस्तों ये सब स्टार्स के अंदर बना, यानी आप भी स्टार्स का हिस्सा हैं। कार्ल सेगन, अमेरिकन मशहूर साइंटिस्ट का कहना है, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। आपके जिस्म में जो हैवी एलिमेंट्स हैं, ये सब सितारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से बने। फिर जब वो स्टार्स फटे, ये एलिमेंट्स स्पेस में फैल गए। फिर इन एलिमेंट्स ने नए स्टार्स बनाए।
प्लैनेट्स बने और जिंदगी बनी। लिटरली आप सितारों से बने हैं। अरबों साल पहले कोई अजीम सितारा था, नीला, गरम, बे इंतहा बड़ा। वो सितारा फटा, उसके अंदर का आयरन स्पेस में फैला। वो आयरन करोड़ों साल तक स्पेस में घूमा, फिर हमारी सोलर नेब्यूला में आया, जमीन का हिस्सा बना, और आज वो आयरन आपके खून में है, आपकी रगों में बह रहा है, आपके धड़कते दिल तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। आप लिटरली सितारों के टुकड़े हैं। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में सूरह नमल की आयत नंबर 88 में फरमाया गया है, सुनल्लाहिल्लज़ी अतक़ाना कुल्ल शैइन। ये अल्लाह की तख्लीक है जिसने हर चीज़ को मुकम्मल बनाया। स्टार्स के अंदर एलिमेंट्स बने, फिर उन एलिमेंट्स से नए स्टार्स बनाना, फिर प्लैनेट्स बनाना, फिर जिंदगी और इंसान बनाना। हर कदम परफेक्टली, हर मरहला प्लान्ड, हर चीज़ इत्क़ान से। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले स्टार्स जले और फटे, नए स्टार्स बने, उनमें भी फ्यूजन हुआ, वो भी फटे। हर नस्ल के साथ नए एलिमेंट्स बनते गए, हर धमाके के साथ यूनिवर्स और अमीर होती गई। और स्टार्स अकेले नहीं रहे, ग्रेविटी ने उन्हें भी इकट्ठा किया। स्टार्स के झुंड बने, फिर बड़े ग्रुप्स, और ऐसे और बड़े ग्रुप्स बनते गए जिन्हें गैलेक्सीज कहा गया। आज कायनात में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी 2000 अरब। हर गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे दोस्तों 200 अरब सितारे सिर्फ हमारी गैलेक्सी में है, और ऐसी 2000 गैलेक्सीज हैं। ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। और फिर लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में एक गैस और धूल का बादल था, पुराने स्टार्स का मलबा, उन एलिमेंट से भरा हुआ जो पहले सितारों में बने थे। ग्रेविटी ने इस बादल को सिमटना शुरू किया, बीच में प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, और हमारा सूरज जला। सूरज के गिर्द जो गैस और धूल बची थी वो घूमने लगी, इसमें भी गैस के गोले बनने लगे, पहले छोटे फिर बड़े। अब प्लैनेट्स बनने लगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारी ज़मीन लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी, लेकिन ये ज़मीन आज जैसी नहीं थी। पूरी ज़मीन आग का गोला थी, हर तरफ लावा, हर जगह आग, हवा में सिर्फ धुआं और जहर था। फिर करोड़ों साल गुजरे, ज़मीन ठंडी होने लगी, बाहर से कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स पानी लाने लगे, धीरे धीरे समुंदर बने, हवा बनी, ऑक्सीजन आया, और फिर पहली ज़िंदगी पैदा हुई। लगभग 3 से 4 अरब साल पहले ज़मीन पर पहली ज़िंदगी आई, पहले बहुत छोटी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फिर धीरे धीरे करोड़ों साल में ज़िंदगी ने शक्लें बदली। ये ज़िंदगी कैसे आई? साइंस कहती है हमें पूरा पता नहीं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी आ गई। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई। दोस्तों पानी से हर जिंदा चीज़, ज़रा गौर करें, साइंस ने 20वीं सदी में कन्फर्म किया ज़िंदगी के लिए पानी लाजमी है। कुरान ने 1400 साल पहले फरमाया। फिर ज़िंदगी ने सफ़र किया, मछलियाँ आई, ज़मीन पर जानवर आए, दरख्त और जंगल बने, और फिर वो दौर आया जो बच्चों को भी मालूम है, डायनासोर्स। 25 करोड़ साल पहले ये अजीम मखलूक़ात ज़मीन पर आई। 16 करोड़ साल तक ये ज़मीन पर राज करते थे, टी-रेक्स, ट्राइसेराटोप्स, वेलोसिरैप्टर्स वगैरह। और इस पूरे वक्त में इंसान का कोई वजूद नहीं था। फिर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक अजीम एस्टेरॉइड ज़मीन से टकराया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरी ज़मीन पर अंधेरा छा गया, धूल और राख ने सूरज को ढांक लिया, टेम्परेचर गिर गया, और डायनासोर्स ख़त्म हो गए। डायनासोर्स ने 16 करोड़ साल ज़मीन पर राज किया था। अल्लाह ने चाहा और मिट गए। कुरान मजीद की सूरह अल-कसस की आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। डायनासोर्स जो इतने ताकतवर थे एक हुक्म से ख़त्म हुए, सिर्फ अल्लाह बाकी है। डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे जानवरों का वक्त आया, करोड़ों साल गुजरे, और फिर इंसान को पैदा किया गया। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले काफ़ी चीज़ें और भी हुई जिन्हें हम अगली वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों ये था पहला हिस्सा इस अजीम सफ़र का, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। कुरान कहता है 6 दिनों में यह सब बना, साइंस कहती है 13.8 अरब साल लगे। क्या ये तज़ाद है? और सूरह फुसीलत में अल्लाह ने इन 6 दिनों की तफसील क्या दी? ये सब अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।